हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल मेरी जो ट्यूटोरियल थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे थी, जिसमें हमने वेरियस जो हमारी ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या रोल रहता है डाइजेशन पे। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आज मैं अपनी जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो डायरिया पे बना रहा हूँ, क्योंकि डायरिया भी जो है एक डिजीज़ है जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो उसी को मैंने कोशिश किया है कि कंटिन्यू किया जाए। तो आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में टच करेंगे कि डायरिया किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं या पैरासाइट्स हैं या वायरस हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है, और उनका क्या क्या जो हमारे ड्रग्स हैं उनका उनसे कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसको आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो डायरिया की अगर जो मैं बात करूं तो इट्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डायरिया से आया था ये वर्ड, जिसमें डाया का मतलब है फ्लो, दैट मीन्स कोई फ्रीली फ्लो मूव कर रहा है, और रिया का मतलब थ्रू, फ्लोइंग थ्रू। तो डायरिया में होता क्या है कि जो लूज स्टूल है वो फ्रीली फ्लो करता है, यही डायरिया है। तो उसी का जो है ग्रीक वर्ड में यही मतलब होता है, इसलिए इसको डायरिया बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा होगा कि डायरिया की जनरली दो तरह से इसको जो इसकी स्पेलिंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो DIARRHEA होता है, जो कि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है या स्पेल किया जाता है, और एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें ये DIARRHOEA। तो वहाँ पे OEA यूज़ किया जाता है, जो कि वो ग्रीक से उन्होंने लिया था, और अमेरिकन एसेंट में वो उसको EAE लेते हैं, सिर्फ ओ को नहीं लेते हैं। तो ये दोनों स्पेलिंग ही सही है, लेकिन एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। उसके बाद डायरिया की अगर जो हम जनरल बात करें, इट इज़ अ कंडीशन विच देयर इज अ अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। जो बॉवल मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जो इंटेस्टाइन की जो हमारी मूवमेंट है वो अनयूजुअल हो जाती है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो हमारी बॉवल की, वो अनयूजुअल हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, और मोर देन 3 times इन अ डे। उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अब जब तक जैसे मैंने कल बताया था कि फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कहाँ जाता है, फिर लार्ज में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, और फिर एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यही प्रोसेस होती थी। अब क्या होगा कि जब तक मूवमेंट होगी तभी फूड कहाँ से जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जाएगा, और फिर रेक्टम से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे मूवमेंट क्या हो रही है, अनयूजुअल हो रही है, और दिन में 3 से 4 बार हो रही है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो फूड एक तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, दूसरा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो जो फूड में है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो साथ में ही जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पा रहा है, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा फूड प्रॉपरली, और वो एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो जो है वही उसी को डायरिया बोला जाता है। चेंजिंग इन द अमाउंट की जो है स्टूल का जो वेट है वो 200 ग्राम से ज़्यादा है पर डे में, वो एक कंडीशन हो सकती है डायरिया की। चेंज इन कंसिस्टेंसी, दैट मीन लिक्विड स्टूल है। तो ये अगर जो 3 पैरामीटर्स हैं, तो जनरली देखा गया है कि लूज स्टूल है तो डायरिया की कंडीशन है। इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड देखोगे कि तो सेकेंड मोस्ट जो कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चों में डेथ होती है वो डायरिया ही है। और WHO कहता है 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे, और हैविंग 3 और मोर लूज स्टूल, 3 या 3 से ज़्यादा वाटरी स्टूल या लूज स्टूल अगर जो कोई पास कर रहा है, देन उस पेशेंट को डायरिया है। तो WHO ये कहता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर जो हम देखें टाइप्स ऑफ डायरिया, तो जनरली मेजरली दो तरह से होता है। एक्यूट डायरिया, जो कि बहुत कॉमन है और 3 से 7 दिन तक इसका जो है ऑनसेट रहता है, और मैक्सिमम ये 10 से 14 दिन जो है, अगर जो कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैक्सिमम जो है 10 से 14 दिन तक ये रहता है एक्यूट डायरिया। और उसके बाद आता है क्रॉनिक डायरिया, व्हेन लूज मोशन इज अकर्ड फॉर मोर देन 3 weeks।
मतलब 21 दिन हो गए, 3 वीक्स या उससे ज़्यादा, 21 दिन या उससे ज़्यादा हो गए, तो समझ लो क्रॉनिक डायरिया। उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी बॉडी, सेकेंडली इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो है उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि बॉडी है जो रिहाइड्रेट हो जाए इमीडिएटली, और जो बाकी जो डायरिया है उसको फिर फर्दर प्रिवेंट किया जाए। तो डायरिया विद वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड डिसेंट्री। तो डिसेंट्री और डायरिया में सिर्फ इतना ही फर्क है कि डायरिया में आपका वाटरी स्टूल ही पास हो रहा है सिर्फ, और डिसेंट्री में ब्लड भी आ रहा है। तो जब भी मैं डायरिया और डिसेंट्री के बारे में हम कब बात करते हैं या पढ़ता हूँ मैं, तो मेरे एक टीचर थे, वो मुझे उन्होंने हमें डिफरेंस समझाने के लिए बहुत ही लॉजिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग सा बताया था कि अगर जो डायरिया है तो दैट मीन्स शिट है, और अगर जो डिसेंट्री है तो ब्लडी शिट है। तो वो ऐसे उन्होंने हमें समझाया था, तो हमें इजीली समझ हो गया था कि डिसेंट्री मतलब ब्लडी शिट और डायरिया मीन्स शिट। तो उन्होंने ऐसे कंपैरिजन करके हमें समझाने की कोशिश करी थी। उसके बाद व्हाट इज डायरिया एंड हाउ डज इट वर्क्स। तो डायरिया होता क्या है, ये देखिए, ये इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो डायरिया जैसे मैंने बताया कि 2 या 3 से ज़्यादा बार कि कोई वाटरी स्टूल पास कर रहा है एक दिन में, तो वो क्या हो गया, डायरिया की कंडीशन हो गई। और अगर जो वीक तक है तो क्या हो गया, एक्यूट डायरिया है, और 2 से 3 वीक से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्रोनिक डायरिया हो गया। अब इसमें होता क्या है, डायरिया में सबसे इम्पोर्टेंट वो है, अब ये क्या है कि कॉलोन है हमारी, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ये होता है ट्रांसवर्स, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये रेक्टम, ये एनस। अब क्या हो रहा है कि इसका काम क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन का काम था कि ये जो वाटर है हमारे वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह बॉडी से, फूड से रीअब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब कर लिए बॉडी ने। अब क्या हो गया, जो वेस्ट है उस फूड का वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं या जो बच गए न्यूट्रिएंट्स हैं या एक्सेस में जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करना है। मेन काम जो लार्ज इंटेस्टाइन का वही है, ताकि जो स्टूल है वो सॉलिड हो जाए और उसका जो वेस्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखिए बाहर की तरफ क्या हो रहा है, ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी स्टूल में वाटर था, वाटर इज एडेड ड्यूरिंग द डाइजेशन, रीअब्जॉर्ब इन द कोलन। तो ये सब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, दोबारा बॉडी इसको रीअब्जॉर्ब कर रही है कोलन के थ्रू। लेकिन डायरिया के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो जितनी क्वांटिटी वाटर की रीअब्जॉर्ब हो रही है वो इतनी यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्टूल है वो उसकी मूवमेंट फास्ट हो गई। यहाँ पे देखिए आप एरो ज़्यादा बने हुए हैं, यहाँ पे 2 ही एरो बने हैं, तो दैट मीन्स जो मूवमेंट है वो फास्ट हो गई है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो कम हो गया बॉडी के पास, इसलिए कम मात्रा में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और एक्सेस मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में जो है वाटर बॉडी से निकल रहा है। तो यही कंडीशन है डायरिया की, कि वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस और वाटर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो हैं वो सब भी निकल जाते हैं बॉडी से। तो इसी वजह से वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में और डिहाइड्रेट हो जाती है। यही है मैकेनिज्म डायरिया का, कि वाटर रिटेन नहीं हो पाता, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है कोलोन्स के द्वारा, और वेस्ट के साथ वो बॉडी से निकल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये कोलोन में क्या है, वेस्ट है, यहाँ से देखिए वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वेस्ट जो है यूनिफॉर्मली जो है वेस्ट वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। लेकिन अब डायरिया की कंडीशन में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्टूल है उसमें वाटर है और बॉडी से भी वाटर को, दैट मीन्स वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब चीज़ें भी जो स्टूल के साथ क्या है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो क्या हुआ, एक तो इन मिनरल्स की बॉडी में जो है वो कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, उसके साथ साथ
वाटर एक्सेस में निकल गया तो बॉडी को क्या हो गया, वाटर की भी डेफिशिएंसी हो गई, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यही मैकेनिज्म है डायरिया का। इसके कई रीजन हो सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो तो बात अलग है, लेकिन डायरिया यही होता है। नेक्स्ट अगर जो देखते हैं कॉमन कोज और सडन और क्रॉनिक डायरिया, सडन मतलब एक्यूट डायरिया की बात हो रही है। तो कॉमन कोज क्या क्या है, एक तो फूड पॉइजनिंग, कुछ आपने ऐसा खाया जो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ और पॉइजनिंग हो गई, इन्फेक्शन हुआ और जो है डायरिया हो गया। ट्रैवलर्स डायरिया जनरली वाटर से होता है। वाटर में अगर जो आपने कोई अनहाइजीनिक या इन्फेक्टेड आपने कोई पानी पी लिया कहीं पे, या आप कहीं ट्रैवल करते हो वहाँ का पानी आपको सूट नहीं किया, या उसमें इन्फेक्शन था तो वो आपने उसमें बैक्टीरिया था तो वो पानी पी लिया, तो जिसकी वजह से डायरिया हो गया। उसके बाद स्टमक फ्लू हुआ है, कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ है किसी वजह से, तो ये कॉमन कोज हैं जो एक्यूट डायरिया को करते हैं। अब होता है क्रॉनिक डायरिया, जो कि 3 वीक्स या उससे ज़्यादा तक होता है। अब इसमें एक आती है सीलिएक डिजीज़। ये मैंने आपको जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेस्ट पढ़ा था, तब भी बताया था कि सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि जो है ग्लूटेन, सॉरी जब हमने एंट्रोफिट पढ़ा था, ग्लूटेन फ्री जब मैंने बताया था, तो ग्लूटेन हमारी इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून सिस्टम ग्लूटेन के प्रेजेंस में हमारे इंटेस्टाइन पे अटैक करने लगती है। उस कंडीशन में सीलिएक डिजीज, तो क्या होता है जो इंटेस्टाइन है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और मतलब जो इंटरलाइनिंग है वो हमारी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है सीलिएक डिजीज में, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, उसमें प्रॉपर जो है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो ऑटो इम्यूनिटी जो हमारे अगेंस्ट हुई है उसके लिए इम्यूनोसुप्रेसेंट या उसकी जो मेडिकेशन होगी वो हमें करनी पड़ती है। उसके बाद फूड इंटॉलरेंस, किसी भी फूड से इंटॉलरेंस हुई, एलर्जी हो गई तो हमें डायरिया हो सकता है। सोया मिल्क प्रोटीन्स इंटॉलरेंस, कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो भी डायरिया हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी जो है डायरिया। उसके बाद आईबीएस है, किसी को इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम है, तो वो एक होता है कि जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जीआई ट्रैक की वो डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से भी जो है क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। आईबीएस की पूरे ट्रीटमेंट होता है, जब तक वो नहीं रहता तो लोगों को काफ़ी लंबे समय तक डायरिया रहता है। उसके बाद कोई मेडिकेशन जैसे एंटीबायोटिक कोई हमने ली या कोई और जो है मेडिकेशन ली जिसने हमारे को जो है डायरिया कॉज कर दिया, क्योंकि जिसने जीआई फ्लोरा जो है डिस्टर्ब कर दिया हमारा और हमें डायरिया हो गया, जैसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। उसके बाद बात करूं जो सबसे जो है कॉमन कह सकते हैं या जिसकी वजह से मोस्टली जो है डायरिया होता है वो है एशेरिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से जो है हमें डायरिया होता है। इसको ट्रैवलर्स डायरिया भी बोलते हैं और ये वाटर के थ्रू ही जनरली हमारे बॉडी में एंटर करता है। वाटर हो गया या एनिमल्स के थ्रू, कैट हो गई, डॉग हो गए या कैटल्स हो गई, उनसे भी ये हमारे जो है बॉडी में एंटर कर सकता है। इसके काफ़ी जो है स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग स्पीशीज़, 5 तरह की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो कि अलग अलग तरह से अपना जो है हमें डायरिया कॉज कर सकती हैं। तो अगर जो मैं मोटा मोटा बात करूँ यहाँ पे एशेरिया कोलाई हमें डायरिया कैसे कर रहा है, ये देखिए ये क्या हुआ है, ये एशेरिया कोलाई आया, ये एशेरिया कोलाई है, इसने क्या रिलीज़ किया, एंटीरोटॉक्सिन रिलीज़ किया। ये देखिए रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया, इसने एंटीरोटॉक्सिन रिलीज़ किया और इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से, सोडियम कैल्शियम बॉडी से हमारे बॉडी से निकलने लगे। ये क्या है, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है लेयर है। ये देखो ये विलाई है, जो कल मैंने दिखाया था कि जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, ये विलाई है वो जो कल एक इमेज में मैंने आपको दिखाया था। अब ये विलाई पे जाके अटैच हो गए, यहाँ पे इसके जो एंटीरोटॉक्सिन्स हैं वो अटैच हो गए। उसके बाद वो बॉडी में सेल में एंटर कर गए, सेल में एंटर करने की वजह से एटीपी रिलीज हुआ। एटीपी रिलीज होने के साथ साथ क्या हो गया, जितने भी वाटर था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे और सोडियम कैल्शियम, ये सब हमारे बॉडी से
कहाँ आने लगे, इंटेस्टाइन में आने लगे, और जो वेस्ट है उसके साथ वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगे। तो ऐसे एस्चेरिशिया कोलाई जो है काम करता है, ऐसे वो डायरिया कॉज करता है। अब हमारी जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को किल करेंगी। तभी ये ना तो ये किल करेंगी तो उससे क्या होगा, एंटीरोटॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, एंटीरोटॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो ये पूरी प्रोसेस ही नहीं होगी और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर रिलीज नहीं होंगे, तो ये सब प्रोसेस ही पूरी रुक जाएगी। तो यही काम है एस्चेरिशिया कोलाई, ऐसे पूरा जो है डायरिया कोज करता है। उसके बाद कहाँ कहाँ से ये आ सकता है हमारे बॉडी में, पुअरली ट्रीटेड स्विमिंग पूल में जनरली क्या है, क्लोरीन या क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ताकि जो वाटर है वो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। अगर जो वो नहीं है वहाँ पे हमने स्विमिंग करी तो वाटर के थ्रू हमारे माउथ में वो जा सकता है। नॉट वॉशिंग योर हैंड आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, हम अच्छे से अगर जो हाथ ना धोएं, लेक पोन्ड्स वगैरह में जहाँ पे खड़ा रहता है पानी वहाँ पे एस्चेरिशिया कोलाई ग्रो कर सकता है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, तो वहाँ से आ सकता है। एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू आ सकता है, वहाँ उसमें भी जो है एस्चेरिशिया कोलाई ग्रो करता है। रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जिनको हम धो के नहीं खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। एस्चेरिशिया कोलाई वाटर के अंदर है, कोई कहीं पे हमने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया जहाँ जिसमें एस्चेरिशिया कोलाई है, जैसे कि हमारे टैंक्स वगैरह काफ़ी दिनों तक उसमें पानी जमा रहता है तो उसमें एस्चेरिशिया कोलाई ग्रो कर सकता है, और वही पानी हमने पी लिया तो इट विल एंटर इनटू आवर स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके वो हमें डायरिया कोज कर सकता है। प्रोसेस्ड मीट है कि हमने जो मीट खाया है वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं था या अनकुक्ड था या प्रोसेस नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उसमें जो है एस्चेरिशिया कोलाई रह सकता है, क्योंकि कैटल्स और इन सब से भी जो है हमारे जो है एस्चेरिशिया कोलाई बॉडी में एंटर कर सकता है। तो प्रोसेस मीट वगैरह है उसके थ्रू भी ये बॉडी में एंटर कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला है। वैसे तो काफ़ी बैक्टीरिया हैं, देयर इज़ अ रेंज ऑफ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डायरिया, लेकिन ये कुछ हैं जो मोस्ट कॉमन है हमारे डेली लाइफ में। ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन अ डायरिया इलनेस करता है हमें। टिपिकली ये कहाँ से मिलता है, या तो कंटेमिनेटेड फूड हमने कहीं से खा लिया है, या फिर जो हमारे एनिमल्स हैं जैसे घर में कुत्ते रखते हैं या कुछ लोग कैट्स भी रखते हैं तो उनसे भी ये हमें हो सकता है। और ये कुछ ही दिन में अपना जो है 12 से 72 घंटे के बीच में ये डायरिया कॉज कर सकता है। कुछ लोगों में ये एंटर करता है बॉडी में, लेकिन हमारी ऑटो इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट काम करती है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ को ये डायरिया कॉज कर सकता है। अब इसमें देखो हो रहा क्या है कि या तो ये कहाँ से मिल सकता है, फूड हो गया, that carry beverages that carry bacteria that causes salmonella infection through meat, eggs and are most common source। तो मीट और एग जो है एक बहुत कॉमन सोर्स है साल्मोनेला इन्फेक्शन का। तो ये क्या करता है, ट्रैवल करता है हमारे इंटेस्टाइन में, और वहाँ के जो लाइनिंग है, विलाई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये अडेयर कर जाता है, अटैच कर जाता है, और वहाँ पे अपने आप को ये ग्रो करता है। बहुत अच्छी जो कंसंट्रेशन में ये अपने आप को वहाँ पे ग्रो करता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प हमें होने लगते हैं। देखिए इसका 12 से 72 घंटे का जो है सिम्टम्स का टाइम है, इंक्यूबेशन पीरियड है कि 12 से 72 घंटे के अंदर ये सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है, और 4 से 7 दिन तक ये डायरिया कॉज कर सकता है। दैट मीन्स एक्यूट डायरिया का ये मेजरली इस जो है वो साल्मोनेला इन्फेक्शन से होता है। और जनरली कुछ जो है इन्फेंट्स, एल्डरली पीपल विद इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, तो किनको जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये ज़्यादा इफेक्टिवली जो है इन्फेक्ट करता है, जैसे कि बच्चे हो गए या बुजुर्ग लोग हो गए, उनको ये जल्दी डायरिया कॉज करता है या इन्फेक्शन कॉज करता है एज कम्पेयर टू जो एडल्ट हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो वही है एंटीबायोटिक्स वगैरह इसको, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं 2 वीक्स के लिए। देखिए ओरल और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक यूजली फॉर द 2 वीक्स, तो 2 वीक्स में जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि ये जो इन्फेक्शन हुआ है इसको ट्रीट किया जा सके। तो साल्मोनेला इन्फेक्शन। उसके बाद बात करते हैं पैरासाइट्स की।
क्योंकि जो डायरिया है वो बैक्टीरिया एज वेल एज पैरासाइट्स दोनों से किया जा सकता है, इवन वायरस से भी जो है इन्फेक्ट डायरिया होता है। तो मेजरली जो है, जो कॉमन, अगर जो मैं इंडियन पॉपुलेशन की या इंडियन मार्केट की बात करूं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, यही दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से डायरिया होता है, ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशंस। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पैरासाइट्स हैं, ये हमारे वाटर के थ्रू जा सकते हैं, हमारे फूड के थ्रू जा सकते हैं। हम अगर जो प्रॉपरली हैंड की हाइजीन को मेंटेन ना करें, कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करें, तो जहाँ पे वहाँ पे डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी जहाँ जिस कंट्रीज़ में या जिस एरियाज़ में अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे डायरिया एक कॉमन डिजीज़ है। तो ये इसको बोलते हैं जियार्डियासिस। जो पैरासाइट से जो डायरिया होता है उसको बोलते हैं जियार्डियासिस, क्योंकि ये जियार्डिया जो पैरासाइट है उसकी वजह से होता है। जियार्डियासिस जो डायरिया है वो किस पैरासाइट की वजह से होता है? जियार्डिया। जियार्डिया देखो एक ऐसे जो है राउंड शेप के सेल के अंदर रहता है, ये पैरासाइट है, और ये इसको सिस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ से? हमारे पानी के थ्रू हमारे बॉडी में ये एंटर करता है। हमने पानी पिया, इन्फेक्टेड पानी पिया, और ये हमारे बॉडी में चला गया। अब ये जो सिस्ट है ये पानी के अंदर कुछ महीनों तक रह सकता है। कहीं पे हमने कहीं पे पॉन्ड का वाटर पी लिया, या हमने कहीं ट्रैवल किया, वहाँ का कहीं का पानी पी लिया जिसमें से पैरासाइट्स थे, वो कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है? डायरिया हो जाता है। अब ये सिस्ट जो है, ये जो है कई महीनों तक कोल्ड वाटर में सरवाइव रह सकता है। उसके बाद ये जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ऐसे रेप्लिकेट करता है, मतलब रेप्लिकेट मतलब अपने आप को ग्रो करता है। ऐसे ये देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन है, विलाई है, यहाँ पे ये अपने आप को ग्रो कर रहा है और रेप्लिकेट कर रहा है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ये बनाता है, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज अपनी ये बना लेता है। तो फिर ये जो है हमें डायरिया कर देता है, और हमारे डायरिया के साथ ही ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है, साथ में होता रहता है। तो ये देखा गया है कि जो ये जब सिस्ट से निकल जाता है, ये देखिए ये सिस्ट से निकल रहा है, ये सिस्ट है, ये सिस्ट से निकला और फिर ये ऐसा हो गया, अपनी पूरी फॉर्म में आ गया। अब ये जो है ये बॉडी के बाहर जब जाता है फीसिस में, हमारे वेस्ट में, तो ये सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ सिस्ट जो है वो सरवाइव कर सकता है बॉडी के बाहर। ये सिर्फ बॉडी में ही सरवाइव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए बताया। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, टॉक्सिन से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वही हमारा प्रोसेस हो जाएगा कि वाटर जो है हमारा बॉडी से निकलने लगेगा, जो मिनरल्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने शुरू हो जाएंगे, और वाटर जो है वाटर के साथ हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, तो वो डायरिया कॉज कर देगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया काम करते हैं, ऐसे ही पैरासाइट्स काम करते हैं। अब जो हमारी ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं? जो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं वो इस जियार्डिया को किल करती हैं, इसको जो है किल करती हैं जियार्डिया को। क्लियर? अब आता है वायरस, रोटा वायरस इन्फेक्टेड डायरिया भी होता है। ये जो है इसको विंटर्स डायरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये मेजरली विंटर में बहुत एक्टिव होता है। जहाँ पे विंटर्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पे रोटा वायरस होता है। तो रोटा वायरस भी ऐसे ही काम कर रहा है कि ये बॉडी में एंटर करेगा थ्रू एनी मीन्स, लाइक वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, बच्चों में टॉयज़ के थ्रू ये एंटर कर सकता है कि बच्चे टॉयज़ को मुंह में डाल रहे हैं, या किसी ने कफिंग करी, जिसको रोटा वायरस था उसने कफिंग करी तो उसके ड्रॉपलेट्स चले गए, तो उसकी वजह से ये बॉडी में एंटर करता है, और तो इसकी जो है फिर ये डायरिया कॉज कर देता है, वही अपने आप को ग्रो करता है और फिर फाइनली डायरिया हो जाता है। वो भी कैसे हो रहा है कि वाटर जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसकी अगर जो मैं वैक्सीन की बात करूं तो एग्जैक्टली कोई अभी तक जो है इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं है, बट ये है कि ये 7-8 दिन में जो है क्योर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर
एंटीबायोटिक लिख नहीं सकते क्योंकि एंटीबायोटिक इस पे काम ही नहीं करते वायरस पे। तो जनरली इसकी प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी चलती है कि जीआई फ्लोरा मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो सब जो है कंज्यूम किए जाते हैं ताकि जो है ये डायरिया से प्रिवेंट हो सके। तो रोटा वायरस इन्फेक्शन ऐसे करता है। अब देखिए हमारी जो ये एंटी डायरियल की जो हमारी आर्मी है वो उसमें यही है। ओफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो इशीशिया कोलाई पे, सैल्मोनेला जो टाइफी है ये उस पे काम करेगा, जो बैक्टीरिया की वजह से जो डायरिया होते हैं। अगर जो मैं बात करता हूँ हमारे नॉर्फाजिल प्लस की, तो इसमें ओफ्लोक्सासिन एंटीबैक्टीरियल है और मेट्रोट्राजोल जो है वो एंटी प्रोटोजोल है, जो पैरासिटिक की जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो जियार्डिया है, ठीक है ना। तो वो उसको किल करेगा जियार्डिया को। अगर जो मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ है, अब उसका कॉज नहीं पता, वो जब तक कब पता लगेगा जब स्टूल टेस्टिंग पे जाएगा, स्टूल में टेस्ट होगा, उसमें पता लगेगा कि ये इसको पैरासाइट अपना या प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा कि इसको बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो ओफ्लोक्सासिन लिखेगा, अगर इसको प्रोटोजोआ की वजह से हुआ है तो मेट्रोट्राजोल लिखेगा। लेकिन इंडिया में स्टूल टेस्टिंग डायरिया के लिए नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ओफ्लोक्सासिन मेट्रोट्राजोल जो है कॉम्बिनेशन कंज्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दोनों पे काम करेगा। ओफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया पे काम करेगा अगर जो बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हुआ है, और अगर जो प्रोटोजोआ की वजह से हुआ है तो मेट्रोट्राजोल काम करेगा। उसके साथ इसमें एक एडेड एडवांटेज है लैक्टिक बैसिलस सस्पेंशन, लैक्टिक बैसिलस की, वो जो कि प्रोबायोटिक है, जिसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे प्रोबायोटिक्स का क्या रोल रहता है, कैसे काम करते हैं। वो क्या करेंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे मैंने दिखाया कि एशेरिशिया कोलाई है, वो एक तो एशेरिशिया कोलाई, तो एक तो वो इसको किल करने में हेल्प करेंगे बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स की। उसके साथ साथ जो ये एंटीरोटॉक्सिन्स ये रिलीज कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं ताकि ये जो जीए फ्लोरा है ये मेंटेन हो जाए और जो डायरिया की कंडीशन बनी हुई है वो क्योर हो जाए। तो ऐसे जो है लैक्टिक एसिड हेल्प करेगा। ओलाइफैम में भी हमारे वही है, ओफ्लोक्सासिन जो है एंटीबैक्टीरियल है और मेट्रोट्राजोल एंटी प्रोटोजोआ है, जो जियार्डिया जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ये काम करेगा। ऐसे ही ओफ्लोक्सासिन जो 200 हमारी टैबलेट आती है वो भी एंटीबायोटिक है, जो कि इशीशिया कोलाई या सैल्मोनेला या कोई भी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है तो उस पर ये काम करेगा। और ऐसे ही नॉरफ्लोक्सासिन हमारी जो है सेम कैटेगरी की ड्रग है जो कि बैक्टीरिया पे काम करती है, और टिंडाजोल जो है मेट्रोट्राजोल कैटेगरी की ड्रग है, तो वो भी पैरासाइट्स पे एंटी पैराटिक है, एंटी प्रोटोजोल है सॉरी। तो पैरासाइट मतलब उस पर काम करेगी। क्लियर। सो ये हमारी जो रेंज है ऐसे काम करेगी, और जिन जिन वजह से भी डायरिया हो रहा है उन पे ये अपना इफेक्ट शो करेगी। सो थैंक यू सो मच। होप आपको जो ये ट्यूटोरियल है अच्छे लग रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कल ज़रूर अपने कमेंट्स डालिए ताकि मुझे पता लगे कि इसमें और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। सो थैंक यू सो मच।